हाय फ्रेंड्स, मैं ए.के. सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप को। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है संस्कृत शिक्षण विधि, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, प्रत्यक्ष जो विधि है इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको निर्बाध विधि भी कहा जाता है, सुगम विधि भी कहते हैं, प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, मातृ पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे नाम जो है वो एक ही संस्कृत शिक्षण विधि के नाम है, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के ही ये सारे नाम है, निर्बाध, सुगम, प्राकृतिक, मातृ पद्धति। दोस्तों, आप एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम में ये जितने भी नाम दिए गए इसमें से किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको ये सारे के सारे नाम जो है वो याद रखने हैं। ये सब नाम है वो एक ही संस्कृत शिक्षण विधि के नाम हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए, इसके प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर वीपी वोकिल। प्रोफेसर वीपी वोकिल जो है वो इसके प्रवर्तक हैं और जनक हैं इसके श्री गुइन। श्री गुइन जो है वो इस प्रत्यक्ष विधि के जनक माने जाते हैं। अगला जो पॉइंट इसमें है वो है भारत में इसका प्रयोग। इंडिया में सबसे पहले इसका प्रयोग 1951 में अल्फ्रेड स्टोन हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर वीपी वोकिल द्वारा संस्कृत शिक्षण में किया गया। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग 1951 में हुआ था और कौन से स्कूल में हुआ, अल्फ्रेड स्टोन हाई स्कूल मुंबई में हुआ था। और किसने किया, प्रोफेसर वीपी वोकिल ने किया और संस्कृत शिक्षण में किया गया था। दोस्तों, इसके आगे इसकी विशेषताएं दी गई हैं। विशेषताओं को पढ़ने से पहले आपको दोस्तों ये जान लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि जो होती है इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को जो पढ़ाता है, मतलब जिस भाषा को पढ़ाता है, तो जो भाषा पढ़ा रहा है वो उसी भाषा में उसको पढ़ाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लो उसको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, एक अध्यापक अपने बच्चे को संस्कृत भाषा का ज्ञान करवा रहा है तो वो संस्कृत टू संस्कृत ही पढ़ाएगा उसको। और अगर हिंदी भाषा का ज्ञान करवा रहा है तो वो हिंदी टू हिंदी ही पढ़ाएगा। हिंदी पढ़ाने के लिए, हिंदी को समझाने के लिए वो किसी दूसरी भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है, किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो संस्कृत भाषा में मान लो वो उसको कोई भी श्लोक पढ़ा रहा है तो श्लोक को समझाने के लिए, श्लोक के अर्थ को समझाने के लिए वो किसी दूसरी भाषा, जैसे कि मातृभाषा है तो मातृभाषा की सहायता से वो उसके अर्थ को नहीं समझा सकता है, मतलब वो मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। और अदर दूसरी भी कोई लैंग्वेज है जैसे हिंदी है, ना तो वो हिंदी का प्रयोग कर सकता है ना ही अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता। वो जो उस श्लोक के अर्थ को समझाएगा तो वो संस्कृत टू संस्कृत ही समझाएगा, मतलब दूसरी भाषा का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी मना है। दूसरी भाषा का प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर संस्कृत पढ़ाएंगे तो संस्कृत टू संस्कृत पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी टू हिंदी ही पढ़ाएंगे। इस प्रत्यक्ष विधि का पहला जो नियम होता है दोस्तों, ये यही नियम होता है कि इसमें दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं उसी भाषा के माध्यम से सब कुछ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जितनी भी एक्टिविटी एक छात्र और एक शिक्षक के मध्य होती हैं वो समस्त एक्टिविटी उसी भाषा में होगी। जैसे मान लो संस्कृत का ज्ञान करवा रहे हैं तो जितनी भी एक्टिविटी एक संस्कृत के एक छात्र और एक शिक्षक के बीच में होगी वो सारी की सारी एक्टिविटी किस में होगी, संस्कृत भाषा में ही होगी। उसके आदेश हैं, उसके मतलब सुनना है, बोलना है, लिखना है, अन्य भी कोई गतिविधि अगर हो रही है तो और शिक्षक जो पढ़ाएगा वो भी संस्कृत टू संस्कृत ही पढ़ाएगा। तो ये सारी की सारी मतलब दूसरी भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता है। जिस भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं उसी भाषा में उसको सिखाया जाएगा। दूसरी अन्य चाहे मातृभाषा हो या कोई दूसरी भाषा हो, उसकी सहायता लेकर के हम
किसी चीज को समझा नहीं सकते हैं। मतलब अगर संस्कृत टू संस्कृत मान लो बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो अध्यापक क्या करेगा, मान लो कोई काठिन्य निवारण है या कोई कठिन शब्द है तो या फिर व्याख्या कर रहा है तो इसको समझाने के लिए वो किसी पर्यायवाची जो शब्द होता है उसका यूज कर सकता है, या जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसका प्रदर्शित करके दिखा सकता है, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करके दिखा सकता है, लेकिन वो दूसरी भाषा का प्रयोग करके उसको नहीं सिखा सकता है। तो दोस्तों ये होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसमें, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, यानी कि संस्कृत टू संस्कृत, हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश, इसमें दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ये होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए इसकी विशेषताओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी पहली जो विशेषता है वो है कि मातृभाषा या किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से पहले बता दिया है कि प्रत्यक्ष विधि जो होती है इसमें किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। जिस भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है उसी भाषा में सारी गतिविधियां होती हैं, सारी क्रिया विधि होती है वो संपन्न होती हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है छात्र को जो भाषा सिखा रहे हैं सभी क्रिया विधि उसी भाषा में होगी, यानी कि एक छात्र और एक शिक्षक के बीच में जितनी भी गतिविधि होगी, जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी उसी भाषा में होगी। व्याख्या, काठिन्य निवारण आदि के लिए प्रत्यक्ष वस्तु दिखा सकते हैं या श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, अभिनय करके सिखाया जा सकता है, पर्यायवाची शब्दों से सिखाया जा सकता है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दूसरी भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें इसकी जो चौथी विशेषता है वो है इसमें छात्र अनुकरण से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, मतलब अध्यापक बोलता है और छात्र जो होते हैं वो उसका अनुकरण करके सीखता है, या कोई दूसरा बोलता है और वो उसको सुन करके उसका अनुकरण करके उसको सीखता है। और इसमें मौखिक अभ्यास जो होते हैं, मौखिक अभ्यास पर इसमें क्या होता है ज्यादा जोर दिया जाता है, बच्चे को मुख से बोल करके ज्यादा सिखाया जाता है। और इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे संस्कृत टू संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिंदी टू हिंदी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इसमें शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, मतलब बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है शब्दों का। अपने भावों को उसी भाषा में अभिव्यक्त करना, यानी कि बच्चा इस भाषा में क्या होता है, बच्चा अपने भावों को अगर व्यक्त कर रहा है, बच्चा खुद भी बोल रहा है तो वो भी उसी भाषा में बोलेगा, उसी भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा। अगला है ये जो शिक्षण विधि होती है ये प्रारंभिक स्तर जो होता है उस स्तर पर क्या होती है, प्राइमरी स्तर पर ज्यादा उपयोगी होती हैं। और भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है ये भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। दोस्तों भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इस भाषा को पढ़ाते समय मतलब प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जब भी शिक्षण करवाया जाता है तो इसमें किसी अन्य भाषा का यूज नहीं किया जाता है, तो बच्चा लैंग्वेज को, भाषा को अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीख जाता है, उस भाषा में सुनना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है। तो इसीलिए इसको भाषा शिक्षण की क्या कहते हैं, श्रेष्ठ विधि कहते हैं, सबसे अच्छी विधि कहते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रत्यक्ष